हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस के इस वीडियो में क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 11th चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो समय में परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ एक देश अपने संसाधनों के माध्यम से अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरी करने में धीरे धीरे असमर्थ होने लगा। इसलिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देश से कुछ सामान मंगवाने की या दूसरे देश को कुछ सामान भेजने की आवश्यकता महसूस हुई और यही आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं का दो देशों के बीच आदान प्रदान जल, नभ या वायु मार्ग से किया जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी दो देशों की सीमाओं के बाहर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें इसको बाह्य व्यापार, विदेशी व्यापार इन नामों से भी जाना जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्यात और आयात दोनों चीज सम्मिलित होती है। निर्यात यानी जब कोई एक देश दूसरे देश को सामान भेजता है तो वो निर्यात करता है सामान का, और यदि कोई देश दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाता है तो वो आयात करना कहलाता है। तो ये आयात और निर्यात दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है। दो राष्ट्रों या दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में सबसे पहला आता है दो देश। यानी यदि अंतरराष्ट्रीय शब्द का उपयोग करेंगे तो दो देशों का होना आवश्यक है। व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है, जैसे अमेरिका, भारत, चीन, भारत, है ना, दो देश होना आवश्यक है। दूसरा है वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय। इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता है। वस्तुओं का मतलब तो जो हमको दिखाई देती है वो वस्तुएं हो गई, और सेवाएं यानी जो हमको नहीं दिखाई देती, जैसे शिक्षक की सेवाएं हैं, डॉक्टर की सेवाएं हैं, वकील की सेवाएं हैं, बीमा है, बैंक है, ये सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो सेवाओं का विनिमय या वस्तुओं का विनिमय ये अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार में आता है। फिर अगला है विदेशी मुद्रा। इस व्यापार में, विदेशी व्यापार में भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही किया जाता है। मुद्रा के परिवर्तन का कार्य हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है लाइसेंस की अनिवार्यता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात दोनों के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। जिसके पास लाइसेंस होगा उसी को आयात निर्यात व्यापार करने की अनुमति होगी। फिर है सीमा शुल्क। तो आयात और निर्यात दोनों के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा शुल्क का भुगतान करना होता है। फिर अगला है भाषा का अंतर। दो देशों के बीच ये व्यापार है, इसलिए दोनों देशों की अपनी अपनी भाषा है, उस भाषा का अंतर आ जाता है। जहां पर दोनों जगह इंग्लिश से काम चलता है वहां दिक्कत नहीं आती, लेकिन यदि कोई देश ऐसा है जो इंग्लिश में व्यापार या व्यवसाय या बातचीत नहीं कर सकता है, तब एक कन्वर्टर रखा जाता है जो अपनी भाषा में बताता है अपनी बात को। फिर निर्यात की अधिकता। अनुकूल व्यापार संतुलन, यानी हम निर्यात जब ज्यादा करेंगे तो वो व्यापार संतुलन अनुकूल कहलाएगा। तो अनुकूल व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से प्रत्येक देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करना चाहता है। कोई भी देश बाहर से ज्यादा सामान मंगवाकर हमारी मुद्रा विदेशों को नहीं देना चाहता। विदेशी मुद्रा हमारे देश में आए इसलिए निर्यात ज्यादा किया जाना चाहिए।
फिर अगला है दीर्घ समयावधि। तो दोनों देशों के बीच में भौगोलिक दूरी ज्यादा होने के कारण सरकारी प्रलेख और आवश्यकता के कारण क्रय और विक्रय में जरा ज्यादा अवधि लग जाती है, ज्यादा समय लग जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार है, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। तो हम देखते हैं आयात व्यापार क्या है। जब एक देश दूसरे देश से सामान क्रय करता है तो उसको आयात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत ने ब्रिटेन से कुछ सामान मंगवाया तो वो आयात व्यापार कहलाएगा। दूसरा है निर्यात व्यापार। जब एक देश के द्वारा दूसरे देश को माल विक्रय किया जाता है यानी भेजा जाता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत द्वारा ब्रिटेन को माल पहुंचवाना, ये निर्यात व्यापार कहलाएगा। और फिर तीसरा इसका प्रकार है पुनः निर्यात व्यापार, यानी जब कोई एक देश दूसरे देश से माल आयात करता है यानी अपने यहाँ बुलाता है और पुनः किसी दूसरे देश को निर्यात कर देता है तो ऐसे को पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। एक देश से मंगवाना, उसके ऊपर कुछ कार्य करके दूसरे देश को बेचना, उसको पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ अमेरिका से मंगवाया और अमेरिका से मंगवाने के बाद हमने स्विट्जरलैंड को वही सामान दे दिया तो वो पुनः निर्यात व्यापार कहलाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार का क्षेत्र। क्षेत्र कितना बड़ा होता है। तो सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं का भी आयात निर्यात किया जाता है। वस्तुएं तो करते ही हैं व्यापार में यहाँ से वहां, लेकिन सेवाओं को भी आयात निर्यात किया जाता है। और सेवाओं के अंतर्गत आता है बैंक, बीमा, यातायात, पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये अदृश्य व्यापार होता है। इसमें कोई भी सामान यहाँ से वहां नहीं पहुंचाई जाती है, सेवाएं यहाँ से वहां पहुंचाई जाती है, इसलिए इसको अदृश्य व्यापार भी कहते हैं। फिर दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंतर्गत मूर्त वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। विदेशी व्यापार में मूर्त वस्तुओं के आयात निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस व्यापार में सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग किसी भी सामान का ही होगा, किसी भी दिखने वाले सामान का यहाँ से वहां पहुंचाना ट्रेडिंग कहलाता है। फिर तीसरा है विदेशी निवेश। तो औद्योगिक विकास के लिए पूंजी को निवेश करना है। पूंजी का निवेश दूसरे देश में भी किया जा सकता है और अपने देश में भी विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया जा सकता है। जब एक देश दूसरे देश के व्यापार में पूंजी निवेश करता है तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं। फिर अगला है चौथा लाइसेंसिंग एवं विशेषाधिकार। तो लाइसेंसिंग एवं विशेषाधिकार के तहत एक देश दूसरे देश को अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट के उपयोग की अनुमति शुल्क लेकर प्रदान करता है। हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के कारण, यानी एक देश से दूसरे देश सामान मंगवाने के क्या कारण है, ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ती है कि किसी दूसरे देश से सामान मंगवाया जाए। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। इसमें पहला कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं न्यूनतम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादित नहीं कर पाता, क्योंकि प्रत्येक जगह की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कार्य करने की क्षमता के श्रमिक, ये सब अलग अलग होते हैं। तो कम लागत पर कहीं कहीं सामान बनवाना कठिन हो जाता है, इसलिए विदेशी व्यापार की आवश्यकता होती है। दूसरा है उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। इनकी उपलब्धता हर देश में अलग अलग है, इसलिए सामान बाहर से मंगाना पड़ता है। तीसरा, तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसे वे न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर पाते हैं। यानी कभी भी कोई भी उत्पादक कम से कम लागत लगे ऐसी ही वस्तु बनाते हैं, पर यदि किसी वस्तु में ज्यादा लागत यहाँ लगने वाली हो लेकिन बाहर से मंगवाने में वो हमको कम लागत पर मिल रहा है तो यहाँ न बनाकर बाहर से सामान मंगा लिया जाता है। फिर अगला है विभिन्न देशों के मध्य तकनीकी ज्ञान
में अंतर होता है। कहीं तकनीकी ज्ञान ज्यादा होता है तो वहां पर ज्यादा अच्छा सामान बन जाता है। फिर है उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य गतिशीलता का अभाव। उत्पादन के विभिन्न साधन यानी श्रमिक हो गए, कच्चा माल हो गया, उनको यहाँ से वहां पहुंचाना कठिन हो जाता है, गतिशीलता नहीं रहती है, इसलिए दूसरी जगह से सामान मंगाना पड़ता है। फिर राष्ट्र के अतिरिक्त उत्पादन के लिए विदेशी व्यापार की आवश्यकता, यानी देश में अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता है जो देश में नहीं हो सकता, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। फिर जनाधिक्य वाले देशों को खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है, यानी जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां पर उत्पादित किया गया अनाज कम पड़ जाता है, इसलिए उनको दूसरे देश से अनाज मंगवाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर है औद्योगिक देश कच्चा माल और अन्य देशों से आयात करते हैं। जो औद्योगिक देश होते हैं जहां बहुत उद्योग हैं, वहां कच्चा माल बहुत बार अपने देश में नहीं होता है, तो दूसरे देश से कच्चा माल मंगवाने की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार का महत्व या लाभ। तो पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से वस्तु की लागत में कमी आती है, जिसका लाभ उपभोक्ता को मिलता है, यानी उपभोक्ता को भी कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर अगला है जीवन स्तर में सुधार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आयातक और निर्यातक दोनों ही देशों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होता है। आयातक देश के निवासी विदेशी वस्तुओं के उपयोग से एवं निर्यातक देश के निवासी आय में वृद्धि होने से अपने जीवन स्तर में सुधार कर लेते हैं। फिर अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी वस्तु स्थापित करने के लिए उद्योगों के द्वारा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके लागत को न्यूनतम बनाया जाता है। फिर अगला है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश के नागरिक ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर पाते हैं जिनका उत्पादन उनके देश में नहीं हो पा रहा है। जैसे खाड़ी के देश दूध, सब्जी और फल आदि खाद्य पदार्थों का उपयोग आयात द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि खाड़ी वाले देशों में तेल ज्यादा मिलता है, दूध नहीं मिलता, तो दूध और सब्जियों का वो आयात कर लेते हैं। फिर अगला है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं के आयात और निर्यात करने से जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, उससे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है और वो देश उतना ही ज्यादा समृद्धशाली होता है। फिर अगला है रोजगार में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं का बृहद स्तर पर उत्पादन होता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। साथ ही विदेशी व्यापार की प्रक्रिया भी नागरिकों को रोजगार प्रदान करती है। व्यापार करने की प्रक्रिया के लिए भी कई चैनल्स की आवश्यकता होती है, जिससे बीच के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। फिर है एकाधिकार पर नियंत्रण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण होता है। एक देश के द्वारा किसी वस्तु का विक्रय प्रतिबंधित किए जाने की दशा में कोई अन्य देश उस वस्तु का विक्रय कर देता है, इसलिए जो एकाधिकार होता है वो एकाधिकार समाप्त हो जाता है। फिर आय में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश के उत्पादन में भी वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के दोष या हानियां। तो सबसे पहली हानि है विदेशी निर्भरता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है और आत्मनिर्भरता की स्थिति खत्म हो जाती है। फिर दूसरा है विदेशी हस्तक्षेप। आयात और निर्यात के कारण विदेशी हस्तक्षेप बढ़ जाता है और अपने देश की नीतियों पर दूसरे देश की नीतियों का दबाव पड़ने लगता है। इसी का बहुत बड़ा हर्जाना हम भुगत चुके हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के लिए हमारे देश में आई थी, लेकिन उसके बाद हमारे राजनीतिक और सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सब जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अंत में उसका ये नतीजा निकला कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो जब हम बाहर से कुछ वस्तुओं को मंगाते हैं तो थोड़ा सा विदेशी हस्तक्षेप हमारे देश में बढ़ जाता है।
फिर है प्राकृतिक साधनों का दोहन। तो निर्यात कर और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लालच में निर्यातक प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन कर लेते हैं, और कभी कभी तो ये स्थिति बन जाती है कि प्राकृतिक संसाधन आगे निर्माण कार्य करने के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं। फिर अगला है विकसित देशों द्वारा शोषण। जो देश किसी दूसरे देश को माल पहुंचाते हैं, वो देश दूसरे देशों पर का थोड़ा शोषण करने लगते हैं। फिर देशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा, जैसे अपने यहाँ पर चीन के सामान आ रहे हैं, चीन का सामान बहुत घटिया क्वालिटी का है और बहुत सस्ता है, इसलिए जो हमारे देशी बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको लोग कम ले रहे हैं, क्योंकि उनको सस्ते में चीन से आया हुआ माल प्राप्त हो जा रहा है। इस कारण हमारे देश की मुद्रा चीन चली जा रही है। इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हम ज्यादा उन पर प्रतिस्पर्धा में हमारे देश के उद्योगों का विनाश न हो पाए। फिर तस्करी की संभावना। तस्करी यानी ऐसी वस्तुएं जिनका लाना और ले जाना प्रतिबंधित है, उनका लाना ले जाना, चुपचाप लाना ले जाना तस्करी कहलाता है। तो तस्करी को भी बढ़ावा मिलता है। फिर हानिकारक वस्तुएं। निर्यातक देश कम मूल्य पर अपने देश की हानिकारक वस्तुओं को आयातक देश को विक्रय कर देता है। इससे आयातक देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है और प्रदूषण भी फैलता है। फिर अंतिम है युद्ध काल में परेशानी। आयात निर्यात में युद्ध काल यदि विश्व युद्ध की स्थिति में हो तो आयात और निर्यात रुक जाता है, जिससे नागरिकों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।